तो आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया और ये तय हो गया कि एक बार फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र का ही शासन होगा। देवेंद्र फडणवीस कैसे पड़े सब पर बीस, कैसे बीजेपी के इस अभिमन्यु ने सियासत का चक्रव्यूह तोड़ दिया। इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए, समझिए कि आखिर कैसे समंदर लौट आया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा वो कर दिखाया। महाराष्ट्र की जीत के बाद सियासी सवालों के तूफान का रुख मोड़कर उन्होंने वापसी की है। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। तमाम तरह की अटकलें, चर्चाओं और सवालों के बाद सत्ता के सिकंदर बनकर फडणवीस ने 5 साल बाद वापसी की है। महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सर्वसम्मति से फडणवीस को नेता चुना गया। नतीजों के बाद इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बीजेपी को 11 दिन का वक्त लग गया। फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया तो पार्टी के नेताओं ने गुलदस्ता देकर बधाई दी, स्वागत सत्कार किया। गुरुवार को तीसरी बार फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 2014 में 5 साल और 2019 में 60 घंटों की सरकार के मुखिया रह चुके हैं। तीसरी बार सीएम बनने जा रहे फडणवीस का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी को परेशान कर रखा था, लेकिन फडणवीस टिके रहे, लगे रहे और बीजेपी को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन और 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ पार्टी महाराष्ट्र में कमल खिलाने में कामयाब हुई। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। देवेंद्र फडणवीस को भले ही सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन फडणवीस ने चुनाव का एजेंडा सेट किया। एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। महाराष्ट्र के चुनाव में फडणवीस का ऐसा रूप देखा गया जैसा पहले नहीं देखा गया था। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। फडणवीस आक्रामक स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन 24 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवाभाव हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार जागो तो। सुनने हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस इस अंदाज के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। महाराष्ट्र ने फडणवीस के मेकओव्हर के बाद एक नया देवेंद्र देखा। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं
बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। चमक उठी तलवार, जागो जागो तो इकबाल, हिंदू जागो तो। तुम्ही जे केलं ना, हे या लेकिन सवाल यह है कि इस मेकओवर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? एक ऐसा मेकओवर जिसने महाराष्ट्र में न सिर्फ बीजेपी की बाजी पलट दी, बल्कि फडणवीस को जीत का बाजीगर बना दिया। मेकओवर की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल के जवाब के लिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचाना जाता था। यही बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की विरासत उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंप दी और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय पहचाने जाने लगे। लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री पद के लिए सत्ता बनाने के लिए उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के पास चले गए और उनकी हिंदुत्व की छवि सेक्युलर की तरफ झुकने लगी। बस यही वो मौका था जब देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के चेहरे के लिए खाली हुई जगह को भरने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। फिर देवेंद्र फडणवीस रुके नहीं, हिंदुत्व की लाइन पर वो आगे बढ़ते चले गए और आक्रामक हिंदुत्व का उदाहरण पेश करते नजर आए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब अजीत पवार ने ये कहा कि महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है, ये नारा नहीं चलेगा। अजीत पवार के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि अजीत पवार को ये नारा समझ नहीं आया। चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर मोहर लगाने का काम कर रहा था और फडणवीस के बदले हुए रूप ने महाराष्ट्र में क्या कमाल दिखाया, नतीजों की टैली बता रही थी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जीत के बाद महायुति यानी बीजेपी गठबंधन के तीनों नेता एक साथ नजर आए थे। बीच में देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे थे, जबकि एकनाथ शिंदे के बगल में अजीत पवार बैठे थे। जीत पूरे गठबंधन को मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने थे। 2019 में फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी दोबारा जीती, लेकिन उद्धव के पाला बदलने पर फडणवीस सत्ता से दूर हो गए थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस रुके नहीं, उन्होंने आक्रामक विपक्षी नेता का रूप अपनाया, महाराष्ट्र में नए समीकरण बनाए और महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाजपा के गठबंधन की नई सरकार बनाई और पार्टी के आदेश पर कुर्बानी देते हुए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान हुए। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस वो नाम है जिन पर न सिर्फ मोदी की मोहर है, बल्कि वो आरएसएस की भी पहली पसंद माने जाते हैं।